Hello friends, class 8th. Once again I am here for teaching you the second chapter of land soil resources. तो इन दिस चैप्टर आई टॉट यू कि कारण क्या है कि जो सॉयल डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों सॉयल डिग्रेडेशन हो रहा है, ह्यूमन का जो ज़्यादा इंटरफियर हो रहा है इस नेचर में, और हम कैसे इस डिग्रेडेशंस को कंजर्व कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें जो लैंड डिग्रेडेशन का आजकल रीज़न है, दैट इज़ वन मेजर रीज़न बिहाइंड इट, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन है। आज हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन होने के कारण तेज़ी से क्या हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग कराई जाती है। तीसरा, माइनिंग कराई जाती है, माइनिंग के कारण भी होता है, और ओवर इरिगेशन। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है, आप याद रखेंगे। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवर इरिगेशन और ओवर ग्रेजिंग। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जानवरों को किसी भाग में चराते हैं तो वो वहाँ की वेजिटेशन को ख़त्म कर देते हैं, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, रेन वॉश, बारिश से वो धुल जाते हैं, और लैंड स्लाइडिंग और फ्लड्स, लैंड स्लाइड होते हैं और जो फ्लड्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तरीके हैं हमारे पास, हम एफॉरेस्टेशन करें, मल्चिंग करें, हम कंटूर बैरियर्स हैं, रॉक डैम्स हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग है, शेल्टर बेल्ट जो मैंने बताई थी, ड्राई रीजन्स में हम एक ही प्रकार के जो पेड़ों को लगा देते हैं ताकि विंड मूवमेंट्स को हम चेंज करें और सॉयल के जो ऊपर कवर है उसको हम प्रोटेक्ट करें। इसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द वाटर, वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सबसे ज़रूरी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो 3/4 है अर्थ सरफेस वो वाटर से कवर्ड है हमारा अर्थ। इट इज़ देयर फोर अप्रॉक्सीमेटली कॉल वाटर प्लैनेट। इसीलिए हम कह सकते हैं, हम इस अर्थ को वाटर प्लैनेट कहते हैं। इट वॉज इन प्रिमेटिव ओशन द लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट। प्रिमेटिव ओशन अगर हम देखें जो हमारी लाइफ है, कैसा कहा जाता है, 3.5 बिलियन ईयर बैक अगर हम अपनी लाइफ को देखते हैं। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। आज भी हम देखते हैं जो महासागर हैं हमारी अर्थ की सरफेस का 2/3 भाग क्या करते हैं, कवर करते हैं। रिच वैरायटी ऑफ प्लांट, इसमें हमारे पास कई वैरायटी के प्लांट्स हैं और एनिमल्स की लाइफ है जो इस पर डिपेंड है। ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन। हालांकि जो समुद्र का पानी है नमकीन होता है और ह्यूमन के कंजप्शन के लिए सही नहीं होता है। हम समुद्र का पानी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए सही नहीं माना जाता। फ्रेश वाटर जो है अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो फ्रेश वाटर अगर हम देखें केवल 2.7% है। नियरली 70% ऑफ, अगर हम देखें 70% क्या दिस अकर आइस शीट्स के रूप में कवर है और ग्लेशियर्स के रूप में। अंटार्कटिका में मौजूद है ये पानी। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें, ग्रीनलैंड और जो माउंटेन रीजन है, ड्यू टू दियर लोकेशन, अपनी लोकेशन के कारण दे आर इनएक्सेसिबल हैं, वो हम वहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं। मतलब वो इस उनका जो लोकेशन है वो उस जगह पर है कि जहाँ पर ह्यूमन आसानी से वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर, केवल 1% ही जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, और ह्यूमन यूज के लिए फिट है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर। जैसे ग्राउंड वाटर के रूप में जो 1% ही पानी हमारे लिए फिट माना जाता है पीने के लिहाज से, तो हम जो 1% पानी है हम देखते हैं कि
वो आइदर ज़मीन के अंदर हमें मिलता है, आइदर सरफेस वाटर है नदियों में, आइदर झीलों में पाया जाता है, और आइदर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में वेपराइजेशन हो जाता है इस पानी का। फ्रेश वाटर इज़ देयर फोर मोस्ट प्रीशियस। इसलिए अगर हम कहें जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज़्यादा क्या है, कीमती सब्सटेंस है हमारी अर्थ में। वाटर कैन नाइदर बी एडिड, ना पानी को ऐड किया जा सकता है, नहीं बढ़ाया जा सकता है, ना इसे घटाया जा सकता है। इस अर्थ में जो टोटल वॉल्यूम है रिमेन कांस्टेंट है। वो क्या है, जितना भी वॉल्यूम है यानी जितनी भी मात्रा है इस अर्थ में पानी की वो कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है, हम उसे बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। इट एबंडेंस, जो ये ज़्यादा मात्रा दिखती है, ओनली सीम्स टू वेरी, अलग अलग दिखती है, बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, क्योंकि ये कांस्टेंट मोशन में साइक्लिंग दो द ओशन, और ओशन के द्वारा साइक्लिनिक मोड में दिखता है, जैसे एयर में, और लैंड है और दोबारा से एयर के बाद लैंड में आता है और लैंड से दोबारा बैक अगेन होता है। ये प्रोसेस चलती रहती है एवेपोरेशन के कारण, प्रिसिपिटेशंस के तौर पे, जैसे पाला है, कोहरा है, ओले हैं, एंड रन ऑफ, इसके रूप में भी पानी गिरता है ना, पाला और कोहरे के रूप में या ओले के रूप में। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रिफर्ड टू एज वाटर साइकिल, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ह्यूमन जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। आज अगर हम ह्यूमन की बात करें, वो जो वाटर यूज करते हैं केवल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ही नहीं करते, ड्रिंकिंग के लिए और वॉशिंग के लिए ही नहीं, बल्कि प्रोडक्शंस के लिए, एग्रीकल्चर्स एक्टिविटीज़ के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आज इंडस्ट्री के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, दो रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स बनाने के लिए, एंड अदर यूसेज। रिजर्वॉयर्स जो होते हैं डैम को संरक्षित जिसमें रखा जाता है, उसमें पानी को संरक्षित रखा जाता है। जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस है, राइजिंग डिमांड फॉर फूड, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और फूड की डिमांड बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग, जैसे कैश क्रॉप है, रबड़ है, शुगर केन है, जूट है, ग्राउंडनट है, ये हमारे कैश क्रॉप हैं और इनकी जो डिमांड है बढ़ती जा रही है। अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो स्टैंडर्ड लिविंग जीवन का स्तर है बढ़ता जा रहा है, जो मेजर फैक्टर है लीडिंग टू शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। और हम देखते हैं इस कारण से ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ वाटर इन सिटीज देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। जो ताज़ा पानी है उसकी सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है, आइदर ड्यू टू ड्राइंग, या तो जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं वो सूख रहे हैं, और या तो वाटर पॉल्यूशन के कारण। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अगर हम देखें आखिर कारण क्या है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी क्राइसिस हैं, स्कैर्सिटी हमें देखने को मिल रही है आइदर। तो वाई वी आर फेसिंग वाटर प्रॉब्लम्स, बेसिकली एज वी नो दैट्स द आवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग रैपिडली, एंड if we talk about the water is a natural resource, we can't add or we can't reduce it. It means if the human are doing such activity which may be the cause of water pollution, so that may not be a good symbol for the coming generation, because in coming generation also, as the population rise, the availability of the water is reducing day by day. So we should just think for conserving the water also. There is scarcity of water. आज हम देखते हैं हमारे पास पानी की कमी है कई सारे रीजन्स में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई क्षेत्रों में हमें पानी की कमी देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका जो है वेस्ट एशिया है, और साउथ एशिया के भागों में, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका में, एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं और वाटर सप्लाई को यहाँ अवेलेबल नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी, साउथ अमेरिका है, मैक्सिको है, यूएसए है। कंट्री लोग ये क्लाइमेटिक जोन एरिया में आते हैं। मोस्ट सक्सेप्टेबल टू डॉट, यहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, सूखे की प्रॉब्लम्स रहती है, पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। दस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम आते हैं इसके, पानी की कमी के जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वेरिएशन इन द सीजनल, जो सीजनल वेरिएशंस, सीजनल में भी हमें विभिन्नता नज़र आती है, और एनुअल जो पर्सिपिटेशन है, और द स्कैरसिटी इज कॉज बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अगर हम पानी की कमी को स्टडी करें कि ये पानी की कमी का की रीजन क्या है, तो हम देख रहे हैं कि जो मानसून है, मानसून सर्टेन नहीं है इंडिया में। बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और अर्बनाइजेशन होने से, पॉपुलेशन बढ़ने से पानी की डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाती है, और जो अंडरग्राउंड लेवल है पानी का, हम देखते हैं वो भी क्या हो रहा है, तेजी से घटता जा रहा है। इट मीन्स द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज ऑल्सो रिड्यूसिंग बिकॉज पीपल यूज द हैंड पम्प्स फॉर इरिगेशन और आइदर फॉर अदर पर्पज। ओवर एक्सप्लोइटेशन करने के कारण कंटेमिनेशन, जो वाटर सोर्सेस हैं, पानी के जो स्रोत हैं, पानी के स्रोत क्या हो रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। कंजर्वेशन, अगर हम बात करें पानी के सोर्सेज का, अगर हम कंजर्वेशन करना चाहें तो हमें क्या मेथड अपनाने चाहिए। हमें ये तो पता चला कि वर्ल्ड के किन किन भागों में वाटर स्कैर्सिटी है और वाटर स्कैर्सिटी के कारण क्या है, और तो हमें कंजर्वेशन करने के लिए क्या हमारे पास कुछ मेथड हैं। डू वी हैव अ मेथड फॉर कंजर्विंग द वाटर? एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर, अगर हम साफ और पर्याप्त पानी के स्रोतों में जो हमारी पहुंच है नहीं है, अभी एक समस्या बनी हुई है। साफ पानी और पर्याप्त पानी के स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या है जो आज संसार को फेस करनी पड़ रही है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज, जो घटता जा रहा है जो सोर्सेज तेजी से, तो हमें कैसे पानी के सोर्सेज को बचाना है, हमें स्टेप उठाना चाहिए। इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल, हालांकि जो पानी है वो रिन्यूएबल है, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। इसके ओवर यूज के कारण और पॉल्यूशन के कारण ये अनफिट हो चुका है यूज के लिए, फिट नहीं है, सूटेबल नहीं है हम अगर इसे यूज करते हैं अदर पर्पज, क्योंकि हमने उसे पॉल्यूटेड कर दिया है। दूसरा, हम जब उसका ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, बेसिकली जो सीवेज है अनट्रीटेड, इसमें से जो डर्टी वाटर है वो सीवेज नदियों में मिल जाता है, और एग्रीकल्चर जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, या इंडस्ट्रियल से जो इफ्लुएंट है वाटर, गंदा पानी, मेजर कंटेमिनेंट्स माने जाते हैं, मेजर सोर्सेस, वो क्या करते हैं, पानी में, समुद्र, नदियों के पानी में मिल जाते हैं, और नदियों का पानी फिर समुद्र में मिल जाता है। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, और जो ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होते हैं, उद्योगों से निकलने वाले गंदे पदार्थ, उनमें क्या रहता है, नाइट्रेट रहता है मिक्स, मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द केमिकल, और इनमें से जो बहुत सारे केमिकल होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी आसानी से पानी में घुलते नहीं है, और उस पानी से ह्यूमन बींग्स में और एक्वेटिक एनिमल्स में न जाने कैसी कैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज, और ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाता है जो पानी के माध्यम से। और वाटर पॉल्यूशन कैन बी ए कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट, जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है किसके द्वारा, ये जो इफ्लुएंट है गंदा पानी, उसको जो रिलीज हो रहा है वाटर में उसको हम रोक सकते हैं ट्रीट करके। फॉरेस्ट एंड वाटर वेजिटेशन, फॉरेस्ट जो है और वाटर वेजिटेशन है कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर,
हम देखते हैं अगर हम पेड़ों की बात करें और अन्य वनस्पति की बात करें, ये क्या करते हैं, जो सरफेस है अर्थ का रिप्लेनिश करते हैं, उसको दोबारा से प्राप्त करने के लिए रिप्लेनिश कर देते हैं अंडरग्राउंड वाटर को। वाटर हार्वेस्टिंग जो है अनदर मेथड है, पानी का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। एंड द कैनाल्स, जो नहरें हैं, यूज फॉर इरिगेटिंग फील्ड, जो हम नहरों का पानी इरिगेशन के लिए यूज करते हैं वो प्रॉपरली करना चाहिए, जिससे कि कम से कम पानी क्या हो, नुकसान हो, मिनिमाइज करें हम पानी का जो लॉस हो रहा है। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेटेबल, जो स्प्रिंकलर्स हैं जो हम पानी छिड़क रहे हैं, इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया, उस एरिया को इरिगेट करते हैं, जिससे क्या होता है पानी का जो लॉस हो रहा है वो हम रोक सकते हैं। और सीपेज एंड एवापोरेशन इन ड्राई रीजन में, सूखे इलाकों में विथ हाई रेट ऑफ एवापोरेशन, वहाँ पर पानी का हाई रेट है एवापोरेशन का। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, ड्राई रीजन्स में हम देखते हैं सूखे इलाकों में हाई रेट होता है एवापोरेशन का, इसलिए वहाँ पर ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन किया जा सकता है और काफ़ी यूजफुल है। ड्राई एरिया में इजीली एवापोरेशन होता है और फास्टली। और जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेस हैं, कीमती जो है पानी जल संसाधन हमारे लिए, कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड, इन तरीकों से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं इरिगेशन के ये तरीके अपना के। और इसी तरह से अगर हम नेचुरल वेजिटेशंस को देखें और वाइल्ड लाइफ को देखें, सम स्कूल चिल्ड्रन वेर विजिटिंग, कुछ स्कूल के बच्चे एक एग्जीबिशन प्रदर्शनी को विजिट करने गए, जहाँ पे उन्होंने क्या देखा, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट देखे। और जो आर्टिकल चीज़ें थी उस प्रदर्शनी में वेर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न हिस्सों से एकत्रित की गई थी वो चीज़ें जो भारत के विभिन्न कोनों से लाई गई थी। वहाँ पर ब्यूटीफुल हैंडबैग थे, यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, जो बहुत सुंदरी हैंडबैग था वो निश्चय ही जूट का बना हुआ था। टीचर ने कहा, डू यू सी दोज बास्केट, क्या आपने कभी ये बास्केट देखे हैं, लैम्प सेट देखी हैं और चेयर्स देखी हैं? दोज आर मेड ऑफ केन्स, ये केन्स एक छड़ी की बनी है और बेम्बो की बनी है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो ह्यूमिड रीजन है, नमी वाले इलाके, वहाँ पर इंडिया के बेम्बो बहुत प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ बांस उगाया जाता है। जैसी ने कहा, जैसी वॉज एक्साइटेड, और जैसी बहुत एक्साइटेड हो गई थी सिल्क का यानी रेशम का स्कार्फ देख के। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, कहती है देखो ये इतना सुंदर स्कार्फ। टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, टीचर ने ये वर्णन किया कि जो सिल्क है वो सिल्कवॉर्म से क्या है, ऑब्टेन किया जाता है। दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्री, और जो सिल्कवॉर्म है, रेशम के कीड़े हैं, वो मलबरी के पेड़ में पाले जाते हैं। और चिल्ड्रन अंडरस्टूड, अब बच्चे समझ गए कि प्लांट प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, जो प्लांट्स हैं हमें नंबर ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेफिनेटली द ट्रीज प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डोमेस्टिक लाइफ एज वेल एज इन आवर लाइफ, ऑल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। नेचुरल जो वेजिटेशन है हमारी प्राकृतिक वनस्पति और जो वाइल्ड लाइफ है एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट, केवल नैरो जोन क्षेत्रों में पाई जाती, जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर का कनेक्शन रहता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। जैसे हाइड्रोस्फीयर हम जानते हैं जहाँ पानी होता है, जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, बायोस्फीयर जैवमंडल होता है, और लिथोस्फीयर स्थल मंडल को बोलते हैं बेसिकली। और ये पूरा अगर हम तीनों कनेक्ट कर दें, दैट वी कॉल, इन तीनों को मिलाकर भी, तीनों को मिला के
हमारा बायोस्फीयर बनता है। इन द बायोस्फीयर, जयमंडल में जो लिविंग बींग्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं और निर्भर भी होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। हम ये देखा है जितने लिविंग बींग्स हैं, आइदर द एनिमल्स और आइदर द ह्यूमन बींग्स, द बोथ आर रिलेटेड टू इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर अपने सर्वाइवल के लिए। और जो लाइफ सपोर्टिंग है इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल। जो वेजिटेशन है वनस्पति और जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती रिसोर्स माने जाते हैं। प्लांट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर। जो प्लांट्स हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, गिव शेल्टर, छत देते हैं। एनिमल्स टू प्रोड्यूस, जानवरों के लिए छत प्रदान करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन। और प्रोटेक्ट सॉयल, और जो सॉयल है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हमारे लिए हम देखते हैं लैंड में जो हम सॉयल देखते हैं, सॉयल क्या है, सॉयल की फर्टिलिटी कंटिन्यू रहनी चाहिए तभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। ये हेल्प की जाती है स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और इसके साथ साथ जो प्लांट्स हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखते हैं और हमको फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स देते हैं। टर्पंटाइन ऑयल आता है, तेल होता है, टर्पंटाइन ऑयल जिसे कहा जाता है। गम होता है और मेडिसिनल प्लांट्स होता है। एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो इसेंशियल फॉर योर स्टडी। जो क्या है, हमारी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। वो बुक्स जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर जिसका बनता है, पेपर से बनता है। और देयर आर इन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट। ऐसे अनंत जाने और कितने यूजेज हैं इस प्लांट्स के, हम कुछ और यूज कर सकते हैं। सॉयल की फर्टिलिटी को कंटिन्यू रखता है, अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखता है। बहुत सारे एनिमल्स का क्या है, एक घर माना जाता है। वाइल्ड लाइफ जो है इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। जो वाइल्ड लाइफ हैं वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, एनिमल्स हैं हमारे, जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ, और जो पानी में रहने वाले जानवर हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। हम जानते हैं कि कौन से जानवर हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कौन से जानवर हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स एंड वूल प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट लाइक बी, जैसे बी है हमें हनी प्रोवाइड करती है, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। इसके साथ साथ ये फ्लावर के पॉलिनेशन में भी काफ़ी हेल्प करती है। एक फ्लावर के पॉलिनेशन जब दूसरे फ्लावर के पॉलिनेशन में जाएंगे तभी तो फ्लावर की फ्रूट बनेगा। एंड हैव इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं डिकम्पोजर के लिए। जो इंसेक्ट हैं डिकम्पोज करते हैं, ये इकोसिस्टम में डिकम्पोजर के रूप में माने जाते हैं। जो कोई पदार्थ, कोई वस्तु सड़ गई तो उसको डिकम्पोज करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, और जैसे चिड़ियाएँ होती हैं वो इंसेक्ट को फीड करती हैं, कीड़े खाती हैं। एक्ट एज ए डिकम्पोजर, वो भी एक डिकम्पोजर का काम करती हैं, एज वेल एज वल्चर का काम। ड्यू टू इट एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक, क्योंकि जो वल्चर है, ड्यू टू इट्स एबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी होती है वो डेड लाइव स्टॉक पर डिपेंड रहता है। जो मरे हुए चीज़ें उनको डिकम्पोज करता है। कंसिडर्ड ए वाइटल क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट माना जाता है। सो एनिमल चाहे बड़े हों या छोटे हों, ये सब इंटीग्रल कहते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट माने जाते हैं, हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो दैट इज़ वाई हमें ये पता चला कि चाहे बर्ड्स हो या ट्रीज हो या अदर, जो चाहे सॉयल हो, हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए।
जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन नेचुरल वेजिटेशंस का, अगर हम बात करें इन नेचुरल वेजिटेशंस के, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जो वेजिटेशन की ग्रोथ है डिपेंड प्राइमरली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और मॉइस्चर पर, वहाँ के तापमान और नमी पर डिपेंड करती है वेजिटेशन। मेजर जो वेजिटेशन है टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं और स्क्रब्स हैं और टुंड्रा। तो हम देखते हैं जंगल हैं, घास के मैदान हैं, स्क्रब्स हैं और टुंड्रा वेजिटेशन हमें दिखाई देती है इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश आप देखते हैं। ह्यूज ट्रीज नज़र आते हैं, वहाँ पर बारिश जहाँ पर बहुत होती है वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ हमें नज़र आते हैं। मनी ट्राइब्स दे फॉरेस्ट आर दस एसोसिएट विद एरिया हैविंग एबंडेंट, इसलिए जंगल उन जगहों से एसोसिएट रहते हैं जहाँ पर एरिया एबंडेंट वाटर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, पानी अवेलेबल होता है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज, जैसे ही जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है यानी नमी वो डिक्रीज होती है तो साइज ऑफ ट्री देयर डेंसिटी रिड्यूस, पेड़ का साइज और उसकी डेंसिटी रिड्यूस होने लगती है। शॉर्ट स्टर्न ट्रीज होते हैं छोटे आकार के, एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन, इस क्षेत्र में घास उगती है और मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पे होती है, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के ग्रासलैंड बन जाते हैं इलाके। थॉर्नी श्रब्स जहाँ पर हैं, कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ हैं, स्क्रब्स हैं, ड्राई एरियाज में जहाँ कम बारिश होती है वहाँ उगते हैं ये कांटेदार वनस्पति। सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट, इन एरियाज में जहाँ ड्राई रीजन है या स्कैरसिटी है पानी की, लो रेनफॉल होती है, मैं कह सकता हूँ इन इलाकों में कांटेदार वेजिटेशन उगती है क्योंकि इनकी जड़ें गहराई से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और दूसरा इनकी जो पत्तियां होती है कांटेदार झाड़ियों की वो बहुत मोटी होती हैं। रीज़न ये है इनकी पत्तियां मोटी होने का, ताकि ये जो पौधे में मॉइस्चर होता है वो आसानी से मॉइस्चर को वो नेचर ले ना सके, इसलिए इनकी पत्तियां मोटी होती हैं, इनसे मॉइस्चर आसानी से नहीं कम होता। वैक्सी सर्वे रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर का लॉस कम होता है, रिड्यूस करता है मॉइस्चर के लॉस को दो ट्रांसपिरेशंस के द्वारा। टुंड्रा वेजिटेशन जो होती है, टुंड्रा की जो वनस्पति होती है कोल्ड पोलर रीजन में कंपेयर मोसेस, वहाँ मोसेस और लाइकेंस ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस, जो फॉरेस्ट हैं ब्रॉडली हम देखते हैं क्लासिफाइड एज एवरग्रीन, सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं, और डेसिडियस होते हैं। और जो एवरग्रीन और डेसिडियस होते हैं किस पे डिपेंड हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, जब वे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं क्या होता है तब। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं डू नॉट शेड देयर लीव्स इंस्टेंटेनियसली, एकाएक ही नहीं गिराते हैं अपनी पत्तियों को एनी सीजन में किसी भी ईयर्स के, बल्कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट है शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर रीजन। जहाँ पर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं वो एकदम से नहीं गिराते हैं, एनी रीजन इन एनी सीजन में, बल्कि वो थ्रू आउट द सीजन उनके गिरती रहती हैं पत्तियाँ इन पर्टिकुलर रीजन्स में। जैसे हम देखते हैं जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो अपनी पत्तियों को सेट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, क्यों, क्योंकि ये मॉइस्चर को लॉस होने से बचाते हैं, कंजर्व करते हैं मॉइस्चर को, मॉइस्चर चाहिए होता है दो ट्रांसपिरेशन के द्वारा। बोथ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जो दोनों प्रकार के फॉरेस्ट हैं फर्दरली हम क्लासिफाइड कर सकते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस में। इंडियन लोकेशन, इनकी लोकेशन के हिसाब से, और इनके जो डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, देशांतर रेखाएं हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होती है अर्थ में उनको लैटिट्यूड बोला जाता है। यू हैव लर्न इन डिटेल अबाउट द वेरियस फॉरेस्ट टाइप, आपने इनके बारे में डिटेल वेरियस फॉरेस्ट टाइप हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन और एसोसिएट एनिमल लाइफ प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है।
टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल, आज हम देखते हैं ऐसे कई सारे जानवर हैं, कई सारे लोग हैं इन द वर्ल्ड देन देयर वेर 2 centuries बैक। 2 शताब्दी पहले शायद इतने लोग नहीं थे। और इतने ज़्यादा लोगों को फीड कराने के लिए हम देखते हैं नंबर्स के लिए लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, हमें बहुत ज़्यादा पेड़ों को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उन फॉरेस्ट वाले इलाकों को साफ करके हमें वहाँ पर फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग सो फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। फॉरेस्ट भी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं या अदर चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे मेडिकल हब्स हैं, या सॉयल कंजर्वेशन है, या जो अंडरग्राउंड वाटर को कंजर्व करना है, या रेनफॉल को लाना है, या ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, या टिम्बर प्रोवाइड करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारी फॉरेस्ट लाइफ पे डिपेंड है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कल्टीवेशन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि उतनी तो पॉपुलेशन थी नहीं, कह रहा है आज से 2 शताब्दी पहले लोग कम थे तो फूड रिक्वायरमेंट कम होती थी। अब आज हमें फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए तो हमें कल्टीवेशन करने के लिए लैंड भी चाहिए। लार्ज एरिया फॉरेस्ट हम क्लियर कर रहे हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग, जो फॉरेस्ट कवर करता था पूरे संसार में अब वैनिशिंग, गायब होता जा रहा है तेजी से जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिसअपियरिंग हो रहे हैं। दियर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दी वैल्यूएबल रिसोर्सेज, और ये एक बहुत अर्जेंट आवश्यकता है कि हम इन वैल्यूएबल रिसोर्सेज को क्या करें, कंजर्व करें, बचा के रखें। कंजर्वेशन अगर हम देखें नेचुरल वेजिटेशन का और वाइल्ड लाइफ का, कि हमें कैसे कंजर्वेशन करना है, क्या हमें ऐसा तरीका अपनाना है जिससे कि हम कंजर्व करें। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, जो फॉरेस्ट हैं हमारी संपत्ति हैं, राष्ट्र की संपत्ति हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं। प्लांट गिव शेल्टर, ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं हमें, एनिमल्स को और हमें भी, दोनों को। और दे मेंटेन, और इसके साथ साथ शेल्टर प्रोवाइड करने के साथ साथ ये इकोसिस्टम भी बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं। अदरवाइज पॉल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, और बहुत सारी क्या कहते हैं हमें स्किन डिजीज हो सकती हैं सनरेज के कारण, चेंजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के कारण, और ह्यूमन इंटरफियरेंस के कारण। जो आज क्लाइमेट तेज़ी से चेंज हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं एंड ह्यूमन। तो हम क्या देखते हैं कि जो ह्यूमन इंटरफियरेंस है, बहुत ज़्यादा इंटरफियर जो ह्यूमन ने किया है, इससे क्या है, जो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक हैबिटेट प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनको हानि हुई है। यानी कि एनिमल जहाँ पर बसते थे, जिन जंगल्स में, फॉरेस्ट में, उन जगहों को ह्यूमन बींग्स ने अपने यूज के लिए बना दिया है, तो बहुत सारे एनिमल्स का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया है। बहुत सारी जो स्पेसीज है, प्रजातियां हैं, बिकेम वल्नरेबल हो गई है या इंडेंजर्ड, खतरे में आ गई हैं या तेज़ी से घटती जा रही हैं। सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, कुछ तो खतरे के कगार में है, एक्सटेंस होने की नौबत आ गई है। डिफॉरेस्टेशन अगर हम देखें, आज तेज़ी से जो पेड़ कटते जा रहे हैं, इससे सॉइल इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेज़ी से होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जंगलों में आग लगा दी जाती है लोगों के द्वारा बिना किसी रीज़न के, सुनामी आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ये सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, ये क्या हैं, कुछ एक नेचुरल फैक्टर्स हैं विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। वो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं इन रिसोर्सेज के एक्सटेंशन के लिए। हमें एक चेतावनी कर रहे हैं, एक्सेलरेट, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो प्रोसेस हो रही है एक्सटेंशन की ओर, यानी समाप्ति की ओर हम ये रिसोर्सेज को हम देख रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं हम। वन ऑफ द मेजर कंसर्न, जो एक मुख्य चिंता का विषय है, पोचिंग, यानी जानवरों को हम अपने यूज के लिए, जैसे उनकी स्किन या उनकी सींगों को या उनके दांतों को
यूज करते हैं या बेच देते हैं, स्मगलिंग करते हैं, जो इलीगल ट्रेड करते हैं। जानवरों को हम अपने यूज के लिए उनकी स्किन और उनको यूटिलाइज करना पोचिंग कहलाता है। यानी कि छुप के हम उनको मार दे रहे हैं, विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन, जिससे क्या हो रहा है, तेजी से जो पर्टिकुलर स्पेसीज हैं उनकी संख्या में तेजी से कमी आती जा रही है। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि हम अब हमारा जो नेशनल बर्ड है पीकॉक, हम उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके फैदर चाहिए होते हैं। तो किलिंग पीकॉक इज ऑफेंसिव बाय द इंडियन गवर्नमेंट्स बिकॉज दैट इज अवर नेशनल बर्ड। हमको उसे कंजर्व रखना है, प्रोटेक्ट करना है हमें। तो जो एनिमल आर पोचेज, जो एनिमल पोचेज किए जाते हैं, पोस्ड किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? कलेक्शन, इलीगल ट्रेड जो है, हाइट्स के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए और हॉर्न, इनकी सींगों के लिए, एज वेल एज फेदर के लिए, पंखों के लिए भी। सम ऑफ दिस एनिमल आर, इनमें से कुछ जो जानवर हैं जो हम पोचिंग करते हैं, जैसे कि टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, डियर है, ब्लैक बग है, क्रोकोडाइल है, राइनासोस है, स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच है, पिकॉक है। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है? लोगों को अवेयर करके, जागरूकता फैला के। अगर लोगों में जागरूकता नहीं होगी, हम इसी तरह से अपने लालच के लिए अगर हम इनको पोचिंग करते रहे, इनके स्किन या इनके नेल्स, इनकी तीतों को यूज करने के लिए, लालच के लिए अगर हम इनको लगातार मारते गए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम इन लोगों से भी मिलके बना है, नेचर से, ह्यूमन बीइंग से, तीनों से मिलके बना है। जैसे हमने बताया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर क्या बनाता है? बायोस्फीयर बनाता है बेटा। तो बेसिकली हमने देखा, हमने ये जाना कि फॉरेस्ट के जो यूज हैं हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर फॉरेस्ट के साथ साथ फूड भी इम्पोर्टेंट है। तो हम इस तरह से मैनेजमेंट करें कि वाटर पॉल्यूशन होने से बचाएं, वाटर का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हम सही तरीके से स्कीम्स बनाएं, जिससे कि पानी हम बर्बाद ना करें। इरिगेशन फैसिलिटी इस तरीके से प्रोवाइड करें कि वेस्टेज ना हो पानी का। और पेड़ों को जो लगाने का तरीका है, शेल्टर बेल्ट लगाएं, जिससे कि एक सीक्वेंस में हम एक ही प्रकार के पेड़ों को लगाएं, जिससे कि छाया मिले और नेचुरल जो कंजर्वेशन हो। तो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जागरूक होंगे और इम्पोर्टेंस को जानेंगे ट्रीज के और वाटर के, तो डेफिनेटली जो क्राइसिस हैं, चाहे वाटर की शॉर्टेज है या जो डिफॉरेस्टेशन तेज़ी से हो रहा है या ओवर इरिगेशन हो रहा है या माइनिंग हो रहा है, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है, उसको हम होने से रोक पाएंगे। अदरवाइज तो हम देख रहे हैं कि several problems we are facing about the natural calamities हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक कोलाज हम देख रहे हैं, अलग अलग कोलाज। जो ब्लैक बग है, ब्लैक बग कैसा होता है हम फोटोग्राफ में देख सकते हैं। तो बेसिकली एंटीलॉप के जैसा, एंटीलॉप आपने सुना होगा नाम। इसकी आप सींगें देख सकते हो, कितनी लंबी बड़ी सींगें हैं। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, इसको पोचिंग कर देते हैं, इसके सींगों को यूज करते हैं और कोई डेकोरेटिव चीज़ें बनाते हैं। तो कई जगह पर हमने देखा, इस साल में भी आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी। 2020 आते ही हमने एक बहुत बड़ी खबर सुनी कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी। और ऑस्ट्रेलिया में आग लगने के कारण, अब वो आग लगी थी या लगाई गई थी, हम समझ सकते हैं क्या रहा होगा। तो इसमें कई सारे जो जानवर थे वो जिंदा जल गए। तो ह्यूमैनिटी के लिए एक क्वेश्चंस भी है, ऐसा क्वेश्चन अगेन ह्यूमैनिटी की, व्हाई द ह्यूमन बीइंग इज बिकमिंग एनिमी ऑफ द नेचर। इस नेचर का एनिमी बन चुका है, पर एज यू नो दैट नेचर इज अ मोर पावरफुल।
The nature is supreme. The nature has a power to replenish, to clean the pollution easily. But as the human being is polluting the nature blindly, so we should adopt some measure. अब इसके अलावा हम जो नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर हैं, रिजर्व्स हैं, वो हम क्या करें, बनाएं, जिससे कि हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है और क्रीक्स लेक्स हैं वो बनाएं हम, और वेटलैंड है, दलदली इलाके, वेटलैंड इज़ नेसेसरी हैं, ताकि हम जो प्रीशियस रिसोर्सेस हैं उसको डिफ्लेशन से बचाएं, उसकी कमियों से हम उनको बचाएं. देयर इज ए बैलेंस इन इन्वायरमेंट वेल. अगर हम इन्वायरमेंट में बैलेंस करना चाहते हैं, इफ़ द रिलेटिव नंबर्स ऑफ द स्पेसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड, अगर जो स्पेसीज हैं अगर वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटी जो है, सेवरल पार्ट द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, मानव क्रियाकलाप कई हिस्सों में हैव डिस्टर्ब, उन्होंने क्या किया है, नेचुरल हैबिटेट मनी स्पेसीज जो है उनको डिस्टर्ब किया है. मानव के क्रियाकलापों ने संसार के कई हिस्सों में जो नेचुरल हैबिटेट स्पेसीज हैं, जो बसती हैं कहीं पर, प्राकृतिक जो हैबिटेट हैं, उनको डिस्टर्ब किया है. ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, हमने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से कई सारी चिड़ियाओं को, बर्ड्स को, एनिमल्स को और आइदर है इतना ज़्यादा मार दिया है कि वो एक्सटेंस मारते जा रहे हैं, किल कर रहे हैं, उन्हें एक्सटेंस हो चुकी हैं या आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंस, या तो खतरे, या तो लुप्त हो चुके हैं या तो खतरे के कगार में है वो. अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इनको बचाने के लिए बहुत सारी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, या ट्री को कटने से बचाने के लिए या पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता लगाएं, कार्यक्रम शुरू करें, जिसमें जो सोशल फॉरेस्ट्री है एंड वन महोत्सव है, फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव को हम इनकरेज करें, लोगों को प्रोत्साहित करें, और रीजनल जो है, क्षेत्रीय और कम्युनिटी लेवल पर समुदाय हम इसे बनाएं, और स्कूल चिल्ड्रंस जो हैं उनको हम इनकरेज करें. किसके लिए, टू बर्ड वॉच एंड विजिट, एक बर्ड वॉच नज़र रखें, वो विजिट नेचर, तो नेचर से विजिट करें और कैंप्स में जाएं वो, इससे कि दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेराइड स्पेसीज, अप्रिशिएट कर सकते हैं वो कई तरह की जो स्पेसीज हैं उनको देख सकते हैं. नेचर इन द लैप ऑफ नेचर, जो प्रकृति की गोद में अगर वो जाएंगे, इस प्रकृति को देखेंगे और इस प्रकृति में रहने वाले जीवों को देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक लोगों में हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं कि वो जो वन है, जीव हैं, इन पर हमें क्या करने हैं, कंजर्वेशन करना है, क्योंकि वो भी इकोसिस्टम का एक पार्ट माने जाते हैं. मैनी कंट्रीज में बहुत सारे लॉ पास किए गए हैं अगेंस्ट द ट्रेड, जो व्यापार करते हैं लोग इन जानवरों का, एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स, और जो पक्षियों को मार देते हैं, जानवरों को मार देते हैं, पक्षियों और जानवरों को तेजी से मारते जा रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं. इन इंडिया किलिंग टाइगर, भारत में लायन, टाइगर, डियर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको जो मारना है, पिकॉक को, ये इलीगल है. ना केवल इनको बल्कि अगर हम वन हॉर्न राइनो है या एलिफेंट अगर देखें, या एक्वेटिक लाइफ में हम अगर कोई बड़े मैमल्स को देखें, उनको मारना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था इंडिया ने 1972 में. इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमें किसी भी जानवर को मारना अलाउड नहीं है. इंटरनेशनल कंजर्वेशन एक बनी थी, साइट्स जिसे बोलते हैं, हैज़ बीन इस्टेब्लिश. अब जो साइट्स है क्या है, वो एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन है, साइट्स के नाम से जानी जाती है, जिसने क्या किया, इस्टेब्लिश द लिस्ट, उसकी लिस्ट बनाई जिसमें कई सारे स्पेसीज जो हैं पक्षियों और जानवरों की वो दी गई है, जिसमें जो व्यापार है इनका उसको प्रोहिबिटेड की, निषेध किया गया है, और प्लांट और एनिमल को कंजर्वेशन करना एक एवरी सिटीजन का एक इथिकल, एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए
उसे करते हुए का एहसास होना चाहिए कि हमें इन जीवों पर, जो ये निर्दोष जीव है, जो ये बेजुबान जानवर हैं, इन बेजुबान जानवरों को हम न मारें। तेजी से इनकी संख्या घटती जा रही है और बहुत जल्दी ये विलुप्त हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारी इस इकोसिस्टम को, हमारे इस बायोस्फीयर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। अभी हम अगर फोटोग्राफ्स देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं या बायोस्फीयर रिजर्व की, तो जैसे कि गवर्नमेंट को बहुत सारी नेशनल पार्क बनाने चाहिए और बायोस्फीयर बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए और लेक्स और वेटलैंड का प्लेस ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और जो हंटिंग है इनकी, किसी भी चाहे एलिफेंट की हो या टाइगर की हो या पीकॉक की हो, हमें क्या कहते हैं, एक इलीगल घोषित करना है। हम इनकी पोचिंग नहीं कर सकते हैं अपने लालच के लिए, इनका इलीगल ट्रेड यानी कि एक गैर कानूनी व्यापार नहीं कर सकते हैं हम इनको। तो जो नेशनल पार्क होते हैं, बेसिकली नेशनल पार्क में जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर हंटिंग अलाउड नहीं होती है और ना ग्रेजिंग अलाउड होती है, ना जानवरों को चरा सकते हैं हम, ना हंटिंग अलाउड होती है नेशनल पार्क में। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पर हम ग्रेजिंग कर सकते हैं, यानी जानवरों को चरा सकते हैं और कुछ शर्तों पे हंटिंग भी अलाउड हो सकती है। कहाँ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेशनल पार्क में दोनों ही एक्टिविटीज़ ह्यूमन की, नाइदर हंटिंग और ग्रेजिंग, ये दोनों चीज़ें अलाउड नहीं होती है नेशनल पार्क में। तो इंडिया में नेशनल पार्क भी हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। तो इनमें और एक होता है तीसरा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर दोनों का मिला जुला रूप होता है, जिसमें पेड़ पौधों को भी और जानवरों को भी संरक्षित रखा जाता है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बेसिकली आज इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास। तो जो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, ए नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल हमारी इंटीग्रिटी रहती है ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर जनरेशन में। यहाँ पर हमें हर्ड ऑफ चीतल दिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी जो ब्यूटी है, ये कितने ब्यूटीफुल हमें नज़र आ रहे हैं। चीतल, इनका हमें झुंड दिख रहा है, हर्ड ऑफ चीतल्स। ऐसे अगर हम बायोस्फीयर्स की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड वर्ल्ड, जो प्रोटेक्टेड एरिया है लिंक्ड करते हैं जो ग्लोबल नेटवर्क से, उनका जो इंटेंट रहता है, इंटेंट डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। और रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन और डेवलपमेंट में हम रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं, उनको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं उनको लिंकअप करते हैं हम, प्रोटेक्टेड एरिया को किसके साथ, ग्लोबल नेटवर्क के साथ, एक वैश्विक स्तर पर नेटवर्क बना के। इनका जो इंटेंट इरादा होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना। क्या दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखाना होगा यहाँ पर। रिलेशनशिप, जो कंजर्वेशन है संरक्षण को और एक विकास को, इनके संरक्षण और इनके विकास को दिखाना एक मेन एम होगा बायोस्फीयर रिजर्व का। ऐसे हम यहाँ पर हाथियों का झुंड देख रहे हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, ये नेशनल पार्क है। यहाँ पर तो हंटिंग और ग्रेजिंग दोनों ही अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर विजिट किया जा सकता है। हाथियों के लिए वैसा ही एक एरिया बनाया जाता है जो हाथियों को पसंद होता है, स्वैम्पी एरियाज बनाए जाते हैं और इनके प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। अगर हम साइट्स की बात करें इंडिया में, बेसिकली साइट्स का जो फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका फुल फॉर्म होता है वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट माना जाता है बिटवीन गवर्नमेंट्स में। इट एम्स टू इंश्योर, इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, डज नॉट थ्रीटन, उनको थ्रीटन न किया जाए दियर सर्वाइवल के लिए। एंड रफली जो 5000 स्पीसीज एनिमल की हैं और 28,000 स्पीसीज जो प्लांट्स की हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे बियर्स हैं, भालू है, डॉल्फिन है,
कैक्टी है, कोरल्स है, ऑर्चिड्स है और एलॉइज है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे न जाने बहुत सारे प्लांट्स हैं या फ्लावर की स्पेसीज हैं हमारे पास। बर्ड्स की स्पेसीज हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलरफुल बर्ड्स पाई जाती हैं और कलरफुल फ्लावर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है और डिफरेंट तरह के एनिमल्स यहाँ पर हैं। तो बेसिकली हमको इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारी स्पेसीज हैं, तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, अपने लालच के लिए इन जानवरों की हंटिंग करते हैं, यानी बेजुबान जानवरों को मारा जाता है और इनका व्यापार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इनको बचाना है आज की डेट में। तो दैट इज वाई सच, तब हम कह सकते हैं कि वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर हम देख रहे थे ब्रह्म कमल की हम फोटोज देख रहे थे। मेडिकल हब माना जाता है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का एक स्टेट फ्लावर भी है ब्रह्म कमल, मंदिर में चढ़ाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक ब्लू किंग फिशर भी दिख रहा है। बेसिकली अलग अलग कलर की किंग फिशर होती हैं